आज हम लोग पढ़ेंगे अगला अध्याय, जिसका शीर्षक होगा, ये जो कवि हैं रघुवीर सहाय, इनके द्वारा लिखी गई कविता, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे अधिनायक। और इसमें अधिनायक जो कविता है, इसमें यही बताया गया है कि हम भारत के लोग आज़ाद तो हो गए, लेकिन आज भी गुणगान किए जा रहे हैं उन शासकों का, जो शासक शायद भारतवासी या जो नागरिक हैं यहाँ के, उनकी बिना चिंता किए हुए केवल अपना सुख भोगने में लगे हुए हैं। ये कविता इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान लिखी गई और कई लोगों का ऐसा मानना है, कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि निश्चित तौर पर उनकी जो नीतियाँ हैं, उनसे ये दुखी होकर उनके खिलाफ ये कविता लिखे थे। तो चलिए देखते हैं रघुवीर सहाय की कविता अधिनायक। इससे पहले कवि परिचय। कवि रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। पिता का नाम था हरदेव सहाय, जो कि पेशे से एक शिक्षक थे। इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा से एमए किया। कहाँ से? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। अभिरुचियों की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, तो संगीत सुनना और फिल्में देखना जो है इन्हें बहुत पसंद था। गतिविधियों की बात करें तो अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए इन्होंने कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना की और साथ ही साथ उसका संचालन भी किया। सम्मान की बात करें तो इनकी एक रचना है लोग भूल गए हैं, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। पेशे के रूप में इन्होंने पत्रकारिता को चुना। नवजीवन लखनऊ से आरंभ, फिर समाचार विभाग आकाशवाणी नई दिल्ली और फिर नव भारत टाइम्स नई दिल्ली में विशेष संवाददाता के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1979 से लेकर 1982 तक दिनमान समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक रहे। भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी रहे। कृतियों और रचनाओं की बात करें तो कविता दूसरा सप्तक में कवि के रूप में शामिल थे ये। सीढ़ियों पर धूप में इनकी एक रचना है जिसके नाम से कविता भी है, इसके नाम से कहानी भी है और इसी नाम से आपको निबंध भी है। तो सीढ़ियों पर धूप में एक ही नाम से इनका कविता भी है, कहानी भी है और निबंध भी है। इसके अलावा आत्महत्या के विरुद्ध जो हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं, इसी कविता संग्रह से लिया गया है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, ये इनका कविता संग्रह है। कहानियों की बात करें तो सीढ़ियों पर धूप में रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। निबंध की बात करें तो सीढ़ियों पर धूप में दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, यथार्थ यथा स्थिति नहीं। इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य भी इन्होंने किया है। संपूर्ण रचनावली इनकी 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हो चुकी है। और अगर मृत्यु की बात करें तो 30 दिसंबर 1990 में इनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए इनकी कविता को देखते हैं अधिनायक, जो कि इन्हीं के कविता संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है और जिसमें शासक का जो हम भारतीय लोग गुणगान करते हैं, इसी बात का इन्होंने विरोध प्रदर्शित किया है कि भारत माता का गुणगान, भारतीयों का गुणगान करने के बजाय हम किसका गुणगान कर रहे हैं? उन शासकों का गुणगान कर रहे हैं जो शासक शायद हमारी चिंता भी नहीं करते। तो चलिए इसमें भारत के राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, ऐसे यहाँ गीत लिखा हुआ है लेकिन असल में जन गण मन हमारा क्या है? राष्ट्रगान है। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं इसको। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। कवि कहते हैं कि हम जो जन गण मन गाते हैं उसमें हम लोग गाते हैं कि भारत भाग्य विधाता। तो आखिर ये भारत का भाग्य विधाता कौन है जिसका हम गुणगान कर रहे हैं? और यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम है हरचरना। असल में इसका नाम हरिचरण है, लेकिन जो उपेक्षित वर्ग के लोग होते हैं, जो समाज के दबे कुचले लोग होते हैं, उनका मूल नाम जो होता है उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करके उसके तद्भव नाम का इस्तेमाल करते हैं, यानी नाम को बिगाड़ कर इस्तेमाल करते हैं।
सम्मानित ये जन नहीं है, इसलिए इसका शुद्ध नाम कोई लेता नहीं है। तो कवि कहते हैं कि आखिर भारत के राष्ट्रगीत में जिस भाग्य विधाता की चर्चा की जा रही है, जिसका गुणगान हम लोग कर रहे हैं, वो आखिर भाग्य विधाता है कौन, और उसका गुणगान हर चरना कैसे कर रहा है? फटा हुआ सुथन्ना पहनकर, फटा हुआ हाफ पैंट, सुथन्ना अर्थात फटा हुआ हाफ पैंट पहनकर जो है अपने विद्यालय के समारोह में खड़ा है और जन गण मन गा रहा है। आगे कवि कहते हैं, मखमल टमटम बल्लम तुरही, मखमल के वस्त्र पहनकर टमटम पर सवार होकर, और इसकी सुरक्षा में बल्लम, बल्लम का मतलब होता है भाला, तुरही का मतलब एक लंबा सूंड वाला इस तरह का एक बाजा होता है, जो आमतौर पर अगर आपने रामायण या महाभारत देखा होगा तो आपने देखा होगा थोड़ा इसे टेढ़ा रहता है और इसको फूंका जाता है, और जब भी युद्ध की शुरुआत होती है तब इस बाजे को पहले बजाया जाता है, नगाड़े बजते हैं तब शुरू होता है। तो इस तरह का जो बाजा होता है इसी को क्या कहते हैं? तुरही कहते हैं। थोड़ा सा और मुड़ा हुआ होगा ऐसे। तो कवि कहते हैं कि जब ये शासक की सवारी आती है तो मखमल के टमटम पर सवार होकर, इसकी सुरक्षा में दोनों तरफ से लोग बल्लम लिए रहते हैं, इनके स्वागत में तुरही बजाई जाती है। पगड़ी छत्र चवर के साथ, ये अपने सिर पर पगड़ी बांधे हुए हैं, छत्र जहाँ पर रथ है उस रथ पर छत्र रहता है ताकि शासक को धूप न लगे। चवर, चवर जो है बड़े बड़े पंखे, अगर आपने कभी कोई सीन देखा होगा दरबार का, तो उस दरबार के सीन में आपने देखा होगा कि दोनों तरफ से राजा जो है उसके दोनों तरफ से दास दासियां बड़े बड़े पंखे हाथ में लेकर इसको डुलाते रहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? चवर। एक इधर से और एक इधर से, इस तरह से दोनों तरफ से चवर डुलाए जाते हैं। तो इसके स्वागत में भी क्या किया जा रहा है? चवर डुलाए जा रहे हैं ताकि उन्हें हवा लगती रहे। तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर, इनके स्वागत में क्या किया जा रहा है? तोप छोड़ा जा रहा है, तोपों की सलामी दी जा रही है, ढोल बजाया जा रहा है। जय जय कौन कराता है? यह कौन शासक है भारत का जो अपना जय जयकार कराने के लिए, अपने स्वागत कराने के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं किए हुए है? आगे कवि कहते हैं, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल। ये पूरब पश्चिम से आने वाले नंगे बूचे नर कंकाल भारत में जो भी राष्ट्रीय समारोह होता है, चाहे 15 अगस्त का हो या 26 जनवरी का हो, इस पर विदेशी मेहमानों को बुलाया जाता है। 15 अगस्त पर भी कोई ना कोई चीफ गेस्ट होते हैं जो कि विदेश के होते हैं, और या फिर 26 जनवरी हो तो उस परेड को देखने के लिए भी किसी न किसी मेहमान को, किसी न किसी विदेशी अतिथि को बुलाया जाता है। अब किसी देश का राष्ट्रपति हो सकता है, किसी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। तो इस तरह से विदेशी मेहमानों को इस समारोह को देखने के लिए क्या किया जाता है? बुलाया जाता है। तो वही कवि कहते हैं उस पर व्यंग करते हुए कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल। विदेश से आने वाले मेहमानों को यहाँ नंगे बूचे नर कंकाल कहा गया है। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? भारत के सिंहासन पर बैठा व्यक्ति उनके तमगे लगाता है, अर्थात उन्हें तरह तरह की प्रशस्तियाँ दी जाती है, तरह तरह के पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। लगता है जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उसी ने योगदान दिया है, उसे इतना ज़्यादा सम्मानित किया जाता है। जबकि कवि के अनुसार इस राष्ट्रीय समारोह पर किसी स्वतंत्रता सेनानी को या किसी ऐसे वीर जवान को सम्मानित किया जाना चाहिए था जो भारत की एकता अखंडता में अपना योगदान दे रहा है। या तो स्वतंत्रता संग्राम में उसका योगदान रहा हो, और नहीं तो फिर अगर हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उसमें उसका कोई विशेष योगदान रहा हो। जबकि ऐसा होता नहीं है। स्वतंत्रता दिवस का समारोह हो या गणतंत्रता दिवस का समारोह हो, इसमें क्या किया जाता है? विदेशी मेहमानों को बुलाकर उन्हें मान सम्मान आदर दिया जाता है, जबकि उन्होंने भारत के लिए कुछ किया भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ। कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। कवि कहते हैं कि वह जनगण मन का अधिनायक कौन है? हम लोग आते हैं ना कि जनगण मन अधिनायक जय है, तो आखिर इस कौन सा ये अधिनायक है जिसकी हम जय जयकार कर रहे हैं? अधिनायक का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझिए। अधिनायक का मतलब अगर ठेठ भाषा में हम कहें तो तानाशाह होता है।
तानाशाह कौन होता है? वह व्यक्ति जो पूरे देश की सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखता है, मनमाने तरीके से देश चलाता है। जैसे रूस के शासक हैं व्लादिमीर पुतिन हो गए, आपको कोरिया के जो किम जोंग उन हो गए, तो ये सब जो है अधिनायक की श्रेणी में फिट बैठते हैं। तो वही कवि कहते हैं कि कौन है वह जनगण मन का अधिनायक, कौन है वह महाबली, लोग जिसका डरे हुए लोग जिसका मन बेमन क्या करते हैं? बाजा बजाते हैं। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। तो इस तरह से आपकी ये कविता ख़त्म हुई। और ये कविता निश्चित तौर पर भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि आखिर ये जो राष्ट्रगान है इसमें भारत की जय जयकार होनी चाहिए, भारतवासियों की जय जयकार होनी चाहिए, जबकि हम जय जयकार किसकी कर रहे हैं? उस शासक की कर रहे हैं जो कुर्सी पर बैठा हर तरह की सुख सुविधाओं को भोग रहा है। देश के विकास में योगदान देने वाले किसानों की जय जयकार होनी चाहिए, उन लोगों की जय जयकार होनी चाहिए जिसने कुर्बानियां देकर भारत को आज़ादी दिलाई। लेकिन ऐसा कुछ हो पाता नहीं है। यहाँ तो जय जयकार उसकी की जा रही है जिसने भारत के स्वतंत्रता में योगदान नहीं दिया, बल्कि आज हर तरह का सुख सुविधा भोगने में लगा हुआ है। तो ये थी कविता। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लाइक कमेंट शेयर करने से पीछे ना हटें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।